सुनो बाबू, चलिए देखिएगा, आज हमारा विषय वस्तु है नदी तंत्र। नदी तंत्र से अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो हम लोग को प्रयास करना है एक नजर में नदी तंत्र को देखें। जो भी आगामी आप लोग जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, तमाम बिहार के एग्जाम, चाहे अदरवाइज जो भी आप चीज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहां नदी तंत्र से प्रश्न आएंगे, तो यहाँ से आपको छूटेगा नहीं। इसलिए प्रयास कीजिएगा कि सभी चीजों को ध्यान से सुनेगा ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए, हमारा विषय है आपका नदी तंत्र है। नदी तंत्र किसको कहते हैं? नदी और नदी के सम्मिलित धाराओं को ही नदी तंत्र कहते हैं। एक शब्दों में आपका काफी है, यानी यहाँ लिखा गया है कि नदी और उनकी सहायक नदियों को मिलाकर नदी तंत्र बनता है। एक नदी है, उससे छोटे छोटे बहुत सारी नदियां मिलकर बनती है, उसी को कम शब्दों में हम लोग कह सकते हैं नदी तंत्र। दूसरा, नदी तंत्र भारत में दो तरह के हैं। ये मुख्य रूप से भारत पर ही फोकस किया गया है, याद रखिएगा। भारत में दो प्रकार की नदी तंत्र है। एक है आपको हिमालय नदियां, दूसरा आपको पर्वतीय नदियां। हिमालय नदियां जो हिमालय से रिस करके हमेशा सालों भर बहती है। पर्वतीय नदियां जो दक्षिण भारत में जो चट्टानों, पहाड़ों से निकलती है, उन नदियों को कहते हैं हम लोग पर्वतीय नदियां। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि हिमालय नदियां में निरंतर पानी रहती है, सालों भर पानी रहती है, जब भी जाइएगा तो आपको उसमें पानी मिलेगी। लेकिन पर्वतीय नदियां में जैसे मौसम के अनुसार, अगर मौसम सही है, बारिश हो रहा है, तो उसमें हमेशा लबालब पानी रहेगा। अगर मौसम खराब है, सुखाड़ चल रहा है, तो नदी आज देखे थे और कहाँ चला गया कभी पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें पानी का अभाव रहता है दक्षिण भारत की नदियों में। और उत्तर भारत की नदियां मुख्य रूप से हिमालय है, उसमें हिमालय से हमेशा बर्फ जो होता है रिश्ते रहता है, तो पानी उसमें हमेशा रहेगा। हाँ, ये भी याद रखना है कि उत्तर भारत की नदियां जो होती है पहाड़ों से गिरने के कारण बहुत ज्यादा रफ्तार भी होती है और जल भी बहुत ज्यादा होती है। दक्षिण भारत में थोड़ा सा कम होती है उसके अकॉर्डिंग। आगे देखिएगा, देखिए पर्वतीय नदियां ये दे दिया गया, इसके देखिए पर ये हो गया आपका, दोनों हो गया। देखिए पर्वतीय दक्षिण भारत हिमालय नदियां का कुछ एग्जाम्पल भी सुन लीजिएगा। सिंधु हो जाएगा, गंगा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सतलज होगा, चिनाब होगा, रावी होगा, व्यास, ये सब कहीं ना कहीं आपको हिमालय के ही धारा से निकले हुए। और पर्वतीय भारत की नदियां हो, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, ये सब आपकी हो गई दक्षिण भारत की नदियां जो बड़े स्तर पर जाने जाते हैं। दक्षिण भारत के लिए ये सब जीवन रेखा का काम करती है। उसी प्रकार ये सब नदियां आपको दक्षिण भारत और उत्तर भारत में बांटा गया, समझते चलिएगा। आगे देखिएगा, भारत की प्रमुख नदियां तथा उनकी सहायक नदियां, यहाँ से प्रश्न अक्सर रहता है, तो हम लोग को ध्यान से सुनना भी और इसको याद करना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपको सिंधु के विषय में पूछता है कि ये कहां से निकलता है, तो याद रखिए तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी पूछ देता है, तो झेलम हो जाएगा, चिनाब होगा, रावी हो गया, व्यास हो जाएगा और सतलज होगा। एक बार पूछा है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक बोलेगा तो आपको याद रखना है चिनाब, और सबसे लंबी सहायक नदी बोलेगा तो सतलज। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक होता है बड़ी, जो बड़ी मात्रा में सहायक हो जाता है, एक लंबा, काफी लंबाई तक उसका सामना कर रहा है। तो सबसे बड़ी बोलेगा तो आपको चिनाब बताना है, और सबसे लंबी बोलेगा सिंधु की सहायक तो आपको सतलज बनाना है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना है। एक चीज और आपको याद रखना है, सिंधु नदी का एक बार एग्जाम में पूछा है लंबाई कितना किलोमीटर है, तो लगभग आपको 2900 यानी 2880 किलोमीटर के करीब आता है। 2-4-10 ऊपर नीचे हो सकता है, वो मौसम पे डिपेंड करता है, या पानी ज्यादा बह गया तो ज्यादा बह गया, वो भी देखिएगा। और एक बार पूछा एग्जाम में कि भारत में सिंधु नदी कहां से होकर गुजरती है, तो ले, और उसी में पूछ देता है कि ले जो है किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी। इसलिए सिंधु के विषय में आप मुख्य रूप से याद रखिएगा कि सिंधु को पाकिस्तान का जीवन रेखा भी कहते हैं, यानी सिंधु की पूरी कृषि की अर्थव्यवस्था जो भी है वहां का सिंधु नदी पर लगभग कहीं ना कहीं से आश्रित है। सिंधु नदी से एक और चीज आप लोग को याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी लेकर के विवाद हुआ था। 1960 में आपको इसके लिए गठन किया गया था टीम, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने आपका इसका मध्यस्थता किया था, दूसरा कोई नहीं। इसमें ध्यान देना है कि वर्ल्ड बैंक ने सिंधु के लिए आपको अध्यक्षता की, और दोनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करके दोनों का बंटवारा कराया कि कौन कौन रेशियो में प्रयोग करेगा। तो ये भी याद रखिएगा, सिंधु समझौता 1960 में हुआ, इसके लिए कौन समझौता कराया? वर्ल्ड बैंक। हाँ, ये भी थोड़ा सा ध्यान रहे। ले जो है आपको लद्दाख के ले आपको सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। अरे देखिए गंगा ऐसे तो बहुत सारे भारत में नदियां बहती है, लेकिन गंगा आपको भारत की जीवन रेखा है। जिस तरह सिंधु आपको पाकिस्तान की जीवन रेखा हम लोग अभी समझे, उसी तरह गंगा भारत की अर्थव्यवस्था लगभग कहीं ना कहीं गंगा पे डिपेंड है। और भी नदियां हैं, लेकिन गंगा ज्यादा ही रेशियो रखती है, क्योंकि गंगा का जो मैदानी भाग है, यहाँ के नदी जो इसके आसपास के जो मिट्टियां होती है काफी उपजाऊ, कृषि के लिए समृद्ध है। तो गंगा भारत की, इसको याद रखिएगा, जीवन रेखा में आ जाएगा। गंगा कहां से निकलती है, प्रश्न बनता है। गंगा आपको गंगोत्री ग्लेशियर जो आपको उत्तराखंड में पड़ता है वहां से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग का याद रखिएगा, कुछ का यमुना हो जाएगा,
घाघरा हो जाएगा, कोसी हो जाएगा, सोन। यमुना का विषय याद रखिएगा। गंगा पूछेगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी बोलेगा तो गंगा की सहायक सबसे लंबी सहायक नदी यमुना हो जाएगी। कोसी की याद रखो एक चीज, इसके विषय में याद रखिएगा। भारत का कह सकते हैं इसको, चाहे मुख्य रूप से तो इसे बिहार का कहते हैं शोक, लेकिन भारत के सेंस नहीं ले सकते इसको कि भारत का शोक किसे कहते हैं, कोसी। लेकिन मुख्य रूप से ज्यादातर बिहार और बिहार के आसपास के क्षेत्रों को ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब इसमें पानी आता है, जब बरसात आता है तो इसका कोई और छोड़ नहीं देता, जिधर तिधर ये बहने लगता है। बाकी नदियों का रहता है कि नहीं ये इधर से बढ़ेगा तो उसका बांध भी बना कर उसका रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन कोसी में ऐसा नहीं है, आज इधर बढ़ा तो कल उधर से बढ़ जाएगा। इस कारण से भारत का इसको या बिहार का शोक कहते हैं। शोक मतलब तकलीफ, दुख, दर्द, ऐसा समझिएगा। सोन पर याद रखिएगा, सोन के विषय में पूछता है कि सोन गंगा से कहां मिलता है, तो आपको याद रखिए मनेर के आगे आपको पड़ता है, गंगा से ये मिलता है। मनेर के जस्ट आगे कुछ जगह पड़ता है दानापुर, पहले तो दानापुर लेता है लेकिन समय के अनुसार नदी भी हम लोग से दूर भाग रही है, ठीक है। तो उसी तरह याद रखिएगा सोन कहां गंगा से मिलती है, तो मनेर के पास या मनेर के आसपास, ठीक है। सोन नदी पे एक प्रसिद्ध पुल है, अब्दुल बारी सिद्दीकी, किसी एग्जाम में पूछा था, उसको याद रखिए, जिसको कोयलोर पुल के नाम से आमतौर पर जानते हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले चाहे कोयलोर पुल बोले, किस तरीके तो सोन। सोन पूछेगा कहां से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से भी याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा मुख्य रूप से गंगा किन किन राज्यों से गुजरती है, गंगा का विषय याद रखिएगा। मुख्य रूप से राज्य बोलेगा तो 5 राज्य से गुजरती है, जैसे कि पहला आपका हो गया उत्तराखंड से निकली, उत्तराखंड से निकली तो अपने बिहार में प्रवेश करी, थोड़ी सी मात्रा ये झारखंड को भी टच करती है, इसलिए झारखंड को कॉमन रखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, झारखंड को नजरअंदाज करते हैं, नहीं, झारखंड का भी क्षेत्र थोड़ा सा टच करता है। फिर उसके बाद बिहार आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या चल जाएगा, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आपको मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। याद रखिएगा, अगर एक बार बीपीएससी में प्रीवियस एग्जाम में पूछा था कि गंगा जो है बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये आपको याद रखना 12 जिलों इसके गंगा के किनारे है। एक और में प्रश्न बना हुआ है कि आपको गंगा पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन है, तो आपको याद रखना है कानपुर, लेकिन सबसे बड़ी राजधानी बोलेगा तो आपको पटना जिला याद रखिएगा, ठीक है, जो बिहार की राजधानी है। आगे देखिए गंगा मुख्य रूप से आप याद रखें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों से राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में बांग्लादेश होते हुए ब्रह्मपुत्र से मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। आगे देखिए ब्रह्मपुत्र, एक बार इस एग्जाम में पूछा हुआ है कि सिंधु नदी के पैरेलल मतलब उसके लंबाई के समान कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र। अभी हम आपसे चर्चा किए हैं कि सिंधु की लंबाई 2880 के करीब यानी 2800-2900 के करीब चल जा रही है, उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र का भी लंबाई 2900 के करीब है। तो लगभग दोनों की लंबाई जो होती है किलोमीटर में बताइएगा, तो 2800 से 2900 किलोमीटर के बीच है। तो एवरेज में दोनों का लंबाई सेम है, ये पैरेलल याद रखिएगा, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र समान लंबाई के है। भले दिशा कोई पूरब में बह रहा है कोई पश्चिम में बह रहा है, लेकिन लंबाई जो है दूरी जो तय करता है लगभग समान करता है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र के याद एक प्रश्न बना हुआ है कि कौन सी भारतीय नदी है जो भारत यू आकार का बनाकर से भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र। यू आकार का शेप बनाकर कौन प्रवेश करती है, इसको दिमाग पर रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र के विषय में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को जहां से उद्गम होती है, तो तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं, और असम वाले जो बेल्ट होता है उस क्षेत्र में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। भारत का एक असम की मशहूर राजधानी जो गुवाहाटी है, आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, थोड़ा सा भी याद रख सकते हैं। और एक बार और प्रश्न बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जब जाती है उसको किस नाम से जानते हैं, जमुना। नहीं याद हो तो ब्रह्मपुत्र को ऐसे याद करें, पुत्र मेरा जम गया, तो ब्रह्मपुत्र जम गया यानी जमुना, ऐसे याद रखिएगा। आगे देखिएगा, तो ये हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी याद रखिएगा, मानस है, दियांग है, लोहित है, स्वंत्री है। मानस, दियांग, लोहित, स्वंत्री है मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र के सहायक है, और भी है तगलेडिया है और भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये लोग याद रखिएगा। देखिए भारत में कहां कहां से बहती है, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आगे चल करके बांग्लादेश में चली जाती है। इधर देखिएगा तीसरा, आगे देखिए नर्मदा। नर्मदा की भी लंबाई एक बार पूछ दिया था, नर्मदा की लंबाई बोलेगा तो 13-12, पहले 12 आता है फिर 13 आता है, लेकिन आपको याद रखना है 13 और 12, पहले 13 यहाँ नर्मदा के शेष में कर लेना, उसके बाद 12 कीजिएगा। तो नर्मदा की लंबाई बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 13-12। नर्मदा कहां से निकलती है, तो नर्मदा भारत की अमरकंटक की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में पड़ती है वहां से ये निकलती है। देखिए नर्मदा का कुछ सहायक नदी है, तवा हो जाएगा, हिरन हो जाएगा, मान होगा, हथनी हो जाएगा, कोलार। इसे मुख्य रूप से आपको तवा, हिरन और हथनी पे जोर देना,
ऐसे सारा सारा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ज्यादा लगता है कि ज्यादा सहायक है तो 2-3 ही याद करें। तो मुख्य रूप से आपको नर्मदा की सहायक में तवा, हिरन और हथनी पे जोड़ दिया, क्योंकि हथनी से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है कि हथनी किसकी सहायक है, नर्मदा का। नहीं याद हो तो मतलब हथनी जो है नर मादा के जोड़े में रखेंगे, जो हाथी होता है तो हथनी भी होगा, तो नर मादा के जोड़ा में रखेंगे तो हथनी किसका सहायक होगा, नर्मदा का। ऐसे याद कर लीजिए, तो नर मादा हथनी मेरे पास है, ऐसे ही हो जाएगा। फिर आगे कोलार भी इसी सहायक है। देखिए नर्मदा मुख्य रूप से आपको मध्य प्रदेश और गुजरात की गुजरती है। प्रश्न बना हुआ है कि नर्मदा किस राज्य की जीवन रेखा है, तो याद रखना है गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी है, ऐसे चलिएगा। और यही याद रखिएगा नर्मदा जो है आपको डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी आपको नर्मदा और ताप्ती दोनों बनाती है। तो याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी जो डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुरी बनाती है तो नर्मदा आ जाएगा, उसके बाद ही ताप्ती होगा। तो नर्मदा ताप्ती दो नदियां जो मुख्य रूप से डेल्टा के बजाय से एस्चुरी बनाती है। आगे देखिएगा, तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश गुजरात में गुजरती है। तापी देखिएगा, तापी जो है सतपुरा पर्वतमाला के मध्य प्रदेश से निकलती है। पूर्णा इसकी सहायक है। पूर्णा को याद करने का प्रोसेस में बताया भी है कि पूरा पूरा ताप जाएंगे, तो पूर्णा जैसे बोलेगा किसकी सहायक है, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए पूरा पूरा ताप जाएंगे। जब जाड़े का मौसम होता है तो कोई भी आग लगाते हैं तो पूरा तापते हैं, कम नहीं तापते। उसी प्रकार याद रखना है, तो पूर्णा बोलेगा तो आप बोलिएगा पूरा पूरा ताप जाएंगे, पूर्णा ताप्ती की सहायक है। अरुणावती, बोरी और वाकी। अरुणावती याद रखिएगा, एक बार और कोसी की मुख्य धारा का नाम अरुणा है, ये भी याद रखिएगा, लेकिन ये अलग नदी है। अरुणावती, बोरी, वाकी किसकी सहायक है, ताप्ती की, ठीक है। एक बार आप दो वो अभ्यारण भी है, वन्यजीव अभ्यारण भी है, बोरी और बोर दोनों आपको बाघ अभ्यारण है, ठीक है। तो पूछा कि बोरी किस राज्य में पड़ता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। नहीं याद हो तो इसको जो है बोरी में डालेंगे सब चीज मन से, तो मध्य प्रदेश। अब बोर बोले है तो महाराष्ट्र, बोर हो रहे हैं तो महाराष्ट्र चलिए, बोरी डालना है तो मध्य प्रदेश आइए, ये अभ्यारण बताए। तो इसी नदी का नाम भी है बोरी, तो इसका सहायक हो जाएगा तापी का। वाकी भी याद रखिए, तापी वाकी ऐसे भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से तापी तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में गुजरती है और जाकर के अरब सागर में विलीन होती है। आइए देखिए गोदावरी, गोदावरी दक्षिण भारत की जीवन रेखा समझ सकते हैं गोदावरी को मुख्य रूप से, ठीक है। जिस प्रकार आपको उत्तर भारत के नर्मदा, ऐसे तो भारत का पूरा आपको नर्मदा सॉरी गंगा को कहते हैं जीवन रेखा, लेकिन आपको दक्षिण भारत में मुख्य रूप से पार्टिकुलरली बोलेगा तो गोदावरी आपको दक्षिण भारत की जीवन रेखा है। और दक्षिण भारत का गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को। और यहाँ पर की शब्द दे दो तो कावेरी रखिए, थोड़ा सा फेर है। तो गोदावरी दक्षिण भारत को गंगा बोलेगा तो गोदावरी को कहते हैं। ये निकलती का है तो महाराष्ट्र में एक पड़ती है पहाड़ी, त्रिवेकेश्वर पहाड़ी, वहां से आपको गोदावरी निकलती है। गोदावरी की सहायक नदी पूछता है तो आपको याद रखना है प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा। ध्यान में रखना है प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा किसकी सहायक है, गोदावरी की। ये मुख्य रूप से ये राज्य चारों के चारों याद रखिएगा, क्योंकि काफी बार प्रश्न बना हुआ है गोदावरी कितने राज्यों से होकर या किन के राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले तो महाराष्ट्र से निकला तो महाराष्ट्र को कॉमन लेंगे, फिर तेलंगाना लेंगे, आंध्र प्रदेश लेंगे, छत्तीसगढ़ लेंगे। ये 4 राज्य को मुख्य रूप से याद रखना है कि गोदावरी इन 4 राज्यों से मुख्य रूप से गुजरती है। आगे देखिएगा कृष्णा, देखिएगा कृष्णा जो है महाबलेश्वर की पहाड़ी जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां से निकलती है। इसको याद करने के लिए बोले हैं जो कृष्ण भगवान थे महाबलशाली थे, तो बलशाली थे इसलिए महाबलेश्वर से निकले। और कृष्ण भगवान के भाई का नाम भीमा, ऐसा सोच लीजिएगा। तो भीमा और कृष्ण दोस्त थे, ऐसे भी सोच लीजिएगा। तो भीमा कृष्णा की सहायक हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा। घाट प्रवाह और माल प्रवाह भी कृष्णा की सहायक है, ये काफी बार एग्जाम में रिपीटेड है। आगे देखिए कृष्णा किन के राज्यों से होकर गुजरती है, अभी पढ़े कि कृष्णा महाराष्ट्र से निकलता है तो महाराष्ट्र को कॉमन रखना है। कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी कृष्णा गुजरती है। कावेरी देखिएगा, कावेरी ब्रह्मगिरी के पर्वत कर्नाटक से निकलती है। कावेरी याद रखिएगा, इसको ध्यान से रखिए, बार ज्यादा बार पूछा गया कावेरी इसमें। तो कावेरी कहां से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी से। न याद हो तो कावेरी एक महिला है जो ब्रह्म अपना चुकी है, तो ब्रह्मणी नदी, सॉरी ब्रह्मगिरी के पहाड़ी। कावेरी बोलेगा तो ब्रह्मगिरी बोलेगा, कावेरी बोलेगा तो ब्रह्मगिरी। तो कावेरी की यहां से निकलती है ब्रह्मगिरी। अब ब्रह्मगिरी पर्वत कहां पड़ता है, कर्नाटका में। चलिए कावेरी के सहायक नदी से प्रश्न बहुत बार बना है, मुख्य रूप से हेमावती और भवानी का। हेमावती और भवानी किसका सहायक है, तो कावेरी। तिमसा किसकी सहायक है, कावेरी। अकारावती भी बना हुआ है कावेरी पे। मुख्य रूप से आपको हेमावती, भवानी और अकारावती याद रखिएगा, ये कावेरी की मुख्य धारा सहायक नदियां है। देखिएगा आगे, देखिए किस राज्य से होकर गुजरती है, कर्नाटका हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। महानदी देखिएगा, महानदी सिहावा आपको श्रेणी पड़ता है छत्तीसगढ़ में, वहां से निकलती है। महानदी कहां से निकलती है, सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है।
इसकी सहायक नदियां मुख्य रूप से याद रखना आपको, जोक हो जाएगा, तेल हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, हंसदो। हंसदो मुख्य रूप से याद रखिएगा, हंसदो से प्रश्न बना हुआ है, हंसदो किसकी सहायक है, तो महानदी का। फिर जोहाना भी याद रखिए, हंसदो, जोक और तेल ज्यादातर आपको ध्यान रखना है, ये आपको महानदी की सहायक। महानदी किन राज्यों से गुजरती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से, ये सब याद रखना आपको। आगे देखिएगा, ये नदी तंत्र आपको फिगर से बताया गया, समझा दिया गया, जगह थोड़ा सा इधर था इसलिए कुछ एरो मार कर इधर लिख दिया। ये सारा ऊपर में जो नदी है सिंधु की सहायक है, जो आपको पश्चिम दिशा में बहने का काम करता है। मतलब जगह अभाव होने के कारण पूरब में इसको एरो मार कर लिखा गया ताकि आप समझ जाइएगा। ये मुख्य रूप से आपको सिंधु ऊपर में जा रही है, सिंधु की सहायक है, आपको अभी हम चर्चा के सिंधु के सहायक झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सिंधु की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में सजाइए। तो याद रखना है, सिंधु के सहायक हो जाएगा झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अभी हम लोग पढ़े हैं कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक बोलेगा आपको सतलज बताना, सबसे बड़ी सहायक बोलेगा तो चिनाब नदी बताइएगा। आगे देखिए उसी तरह बताया गया, नर्मदा जो है आपको खंबात की खाड़ी में जा रही है, तापी भी उसी के आसपास, गोदावरी आपको बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, कृष्णा भी आपको बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो इस तरह आपको याद रखना, ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कोको द्वीप म्यांमार के समीप है। ये सारे प्रश्न आपको रिपीटेड है और हमने इसमें प्रयास किया है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए।